आगे सेक्शन है जी फार्मूलेशन ऑफ द ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम, यानी जो ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम है ये किस तरह फार्मूलेट किया गया है, उसका मैथमेटिकल मॉडल क्या है, वो सारा एक्सप्लेन किया गया है जी। In this section, we formulate an optimal control model for COVID-19 to drive four control measures with minimal implementation cost to eradicate the disease after a defined period of time. ऑप्टिमल कंट्रोल जो प्रॉब्लम होता है जिसमें कंट्रोल फंक्शंस अप्लाई किए जाते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं टर्म्स ऑफ कंट्रोल फंक्शन। तो बेसिक जो टास्क होता है वो क्या होता है, ओके मैथमेटिकली हम सॉल्व करके दो चीज़ें हमने माइंड में रखी होती हैं। एक तो ये कि जो हम वो कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं वो मिनिमम कास्ट आए उस कंट्रोल की, और दूसरा उस मिनिमम कास्ट के साथ साथ जो बीमारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो। सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूँ डेंगू की, तो डेंगू के लिए अब कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से हैं जी, कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए जा सकते हैं। एक तो ये है कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे किया जा सकता है एटमॉस्फेयर में, या उन साइट्स पे जहाँ ब्रीडिंग साइट्स पे जहाँ पे ये डेंगू के लार्वाज वगैरह होते हैं और कुछ, तो उसमें स्प्रे किया जाए, या ऐसे कोई जो है पैरास्टाइड वो यूज़ किए जाएं ताकि ये उनकी मॉर्टेलिटी हो जाए, उनकी डेथ हो जाए। दूसरा ये है कि कंट्रोल में ये दूसरा ये भी अप्लाई किया जा सकता है कि जितने डेंगू के इन्फेक्टेड पर्सन हैं वहाँ पे जो है वो बेड नेट्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि उनको ना कोई और मच्छर काट सके, और जब वो मच्छर नहीं काट सकेगा तो वो उसमें डेंगू आगे डेंगू का पैरासाइट वायरस ट्रांसफ़र नहीं होगा, फिर आगे दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब कैसे डिसाइड किया जा सके कि ये कास्ट आया कि स्प्रे की कास्ट कम आएगी या बेड नेट्स प्रोवाइड करेंगे इनकी कास्ट कम आएगी, क्योंकि शुमार रीजन पे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़े रीजन पे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि दो कंट्रोल फंक्शंस हम इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। एक कंट्रोल फंक्शन जो कंट्रोल स्ट्रैटेजी ये कर रहा है कि प्रोवाइडिंग बेड रेट्स, दूसरी कंट्रोल स्ट्रैटेजी ये डिज़ाइन की जा रही है कि स्प्रे का, फिर उसके बाद देखा जाता है, फिर उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शनल ड्राइव करके और फिर आगे उसका मैथमेटिकली उसको सॉल्व करके और आगे फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस मिनिमम कास्ट किस फंक्शन की पड़ेगी और उसकी किसकी एफिकेसी ज़्यादा होगी और या ज़्यादा बीमारी कंट्रोल हो सकती है। इसलिए जो ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम होता है, ऑप्टिमल का मतलब ही यही है कि मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ ऑप्टिमल वैल्यू। तो दो चीज़ें माइंड में रखी जाती हैं, एक तो ये कि मिनिमम कॉस्ट हमारे पास आए जो भी हम कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ माइंड में ये रखी जाती है कि मैक्सिमम जो डिजीज़ है वो कंट्रोल हो। तो कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जाए जिससे कास्ट मिनिमम हो और बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो। ये दो चीज़ें माइंड में रखी जाती है ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम जो डिज़ाइन किया जाता है इस तरह, और फिर आगे उसको जो एनालाइज किया जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शनल जो डिज़ाइन किया जाता है, वो ये दो चीज़ों को माइंड में रख के तो ये डिज़ाइन किया जाता है। और इधर वही चीज़ लिखी हुई है जी। इन दिस सेक्शन वी फार्मूलेट एन ऑप्टिमल कंट्रोल मॉडल फॉर कोविड-19 टू ड्राइव फोर कंट्रोल मेजर्स विद मिनिमल इम्प्लीमेंटेशन कास्ट टू एरेडिकेट द डिजीज आफ्टर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा कुछ पीरियड भी डिफाइन करते हैं कि ये जो कंट्रोल हम अप्लाई कर रहे हैं ये नहीं कि इनफाइनाइट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये जो हम कंट्रोल अप्लाई कर रहे होते हैं ये 3 माह के लिए कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं, 2 माह के लिए अप्लाई कर रहे
रहे हैं या 1 माह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक पार्टिकुलर हम टाइम भी डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम के लिए ये कंट्रोल अप्लाई करना है। तो टू ड्राइव 4 कंट्रोल मेजर्स, यहाँ पे 4 कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो इंसर्ट किए गए होंगे, जो सपोज किए होंगे विद मिनिमल इम्प्लीमेंटेशन कास्ट, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कास्ट वो मिनिमम होनी चाहिए टू रेडिकेट द डिजीज, बीमारी को ख़त्म करने के लिए पार्टिकुलर टाइम है। पार्टिकुलर टाइम आगे ग्राफिकली हम देखेंगे, ग्राफ्स में देखेंगे कि वो पार्टिकुलर टाइम कितना लिया गया है, आया कि 3 माह लिया गया है, 4 माह लिया गया है या 1 साल लिया गया है, वो आगे देखा जा सकता है। और न्यू epidemiological time dependent control model is an extended and modified version of COVID-19 transmission dynamical model introduced in 28, यानी ये जो 28 रिसर्च पेपर है इसमें ये कोविड-19 का मॉडल पहले डिज़ाइन किया गया होगा, सिंपल मॉडल, और उसमें किसी और एस्पेक्ट से इसको स्टडी किया गया होगा। अब इस पेपर में उसी मैथमेटिकल मॉडल को लेके और उसमें कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए गए हैं, कंट्रोल फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और उसी मैथमेटिकल मॉडल को अब मॉडिफाई कर दिया गया। Here we know that the population is divided into susceptible, जहाँ पे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, जो मैथमेटिकल मॉडल है, वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए गए होंगे इंडिविजुअल्स के और उनके नाम इस तरह रखे गए हैं कि जो एक पहला कंपार्टमेंट में उसमें ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं। ससेप्टेबल कौन से हैं? जिनको बीमारी लग सकती है, सेल्फ क्वारंटाइन ससेप्टेबल, ऐसे इंडिविजुअल जिनको बीमारी लग सकती है लेकिन उन्होंने पहले ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, अपने आप को एक सेपरेट कर लिया, एक लिहाज से एक्सपोज्ड, जिनमें यानी कि वायरस चला गया है लेकिन अभी तक सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं हुए, और दूसरा वो आगे बीमारी फैला नहीं रहा क्योंकि वायरस उसमें, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि वायरस उसमें डेवलपमेंट की स्टेजेस पे है। इन्फेक्शंस विद टाइमली डायग्नोसिस, एक इन्फेक्शस एक बंदा जो बीमारी फैला रहा है लेकिन वो टाइमली डायग्नोज हो जाती है उसमें बीमारी, सपोज उसके अंदर वायरस एंटर हो गया, फिर वो उसने इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ख़त्म हो गया, फिर उसने बीमारी फैलाना शुरू कर दी लेकिन 2 दिन के बाद डायग्नोज बीमारी कर ली गई उसमें। इन्फेक्शन विद डिलेड डायग्नोसिस, और ऐसे जिनके बीमारी को फैला भी रहे हैं लेकिन काफ़ी टाइम के बाद उसमें डायग्नोज की गई, वो बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, हो सकता है उन्होंने टेस्ट ही लेट करवाया हो या कोई और बहुत सारी ऐसी हैंडल्स बनाई गई हों जिस वजह से वो डिले हुआ हो उसमें डायग्नोज करने में, और वो फिर उस वक्त तक अभी तक बीमारी वो फैला रहे थे। हॉस्पिटलाइज्ड, ऐसे इंडिविजुअल जो हॉस्पिटलाइज कर दिए गए हैं, रिकवर्ड, और जो बीमारी से रिकवर हो चुके हैं, द वायरल स्प्रेड इन द एनवायरनमेंट, और एक क्लास दी गई कि वायरस जो एनवायरनमेंट में फैल रहा है वो कैसे है। फॉलोइंग द कंपार्टमेंटल ट्रांजिशन डायग्राम एज शोन इन फिगर 1, तो ये जो कंपार्टमेंट की ट्रांजिशन डायग्राम है कि डिफरेंट टर्म्स के एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है, उसके लिए ये फिगर 1 दिखाई गई है। फिगर 1 में आप देखें ये सारे कंपार्टमेंट बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किए गए हैं। susceptible, quarantine, exposed, infectious with timely diagnosis, infectious with delayed diagnosis, hospitalized, virus, recovered। अब देखें यहाँ पे ससेप्टेबल से देखें, जो एरो किसी क्लास से किसी बॉक्स से जो निकल रहा है इसका मतलब ये है कि वो टर्म वहाँ से उस क्लास से माइनस हो रही है और दूसरे जो बॉक्स है उसमें एंटर हो रही है। जिस तरह सपोज क्यू एस है तो इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है ये ससेप्टेबल क्लास से निकल रही है और एस क्यू में एंटर हो रही है। इधर आप देख सकते हैं मॉडल में, आप देखें कि ये जो क्यू एस है ये एस से माइनस हो रही है और क्यू एस एस क्यू में एंटर हो रही है। इसी तरह क्यू वन एस आप देखें वो एस क्यू से माइनस हो रही है और एस में एंटर हो रही है। तो इसी तरह ये देखें कि क्यू वन एस यहाँ से ये माइनस हो रही है और इसमें एंटर हो रही है। तो इसी तरह सारी टर्म जो है जो एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ ये जो एरो है जिनका, इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास
इस क्लास से दूसरी क्लास में वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये डिफरेंट जो एरोज़ हैं वो टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिस क्लास के से दूसरी क्लास की तरफ एरो होगा, जिस क्लास से ये एरो निकल रहा होगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ से वो टर्म उस क्लास से माइनस हो रही होगी, और जिस क्लास में ये एंटर हो रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे ये टर्म ऐड हो रही होगी। तो इस तरह ये पूरी फ्लो डायग्राम उस मैथमेटिकल मॉडल की रिप्रेजेंट कर रही है जी, कि किस तरह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ये हमारे पास जो टर्म्स है वो ट्रांसफ़र हो रही है। The eight-state dynamical model describing the transmission dynamics of COVID-19 is given by, यानी यहाँ पे 8 क्लासेस बनाई गई हैं, 8 इक्वेशंस बनाई गई हैं, डी एस बाई डी टी, डी एस क्यू बाई डी टी, डी ई बाई डी टी, तीन होगी, और बाकी आगे ये पांच ये हैं जी, डी आई वन, डी आई टू, डी एच, डी आर और डी वी बाई डी टी, ये 8 क्लासेस बनाई गई हैं। यानी ये जो हमारे पास जो मैथमेटिकल मॉडल है ये 8 डायमेंशनल सिस्टम पे बेस करता है, यानी इसमें 8 क्लासेस हैं। और दूसरा इसमें और दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन है कि ये जो एक्वेशन है वो ये फर्स्ट ऑर्डर एक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर एक्वेशन क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं आप देख सकते हैं, एस, एस क्यू, ए, और उनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया गया है। पहली बार ये आप है कि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। और आगे लीनियरिटी की बात करते हैं, ये सिस्टम नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर किस वजह से है, नॉन लीनियरिटी की दो तीन कंडीशन है जो लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। एक कंडीशन नॉन लीनियरिटी की क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर वन से ज़्यादा हो, तो तब भी वो नॉन लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट हो तब भी वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो तब भी वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये जो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉन लीनियर सिस्टम है। क्यों नॉन लीनियर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यही है कि जो जिनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लिया जा रहा है। तो आप देखें डिपेंडेंट वेरिएबल एक फर्स्ट इक्वेशन में देख लें तो ई और एस का प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, आई वन और एस का प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। ज़रूरी नहीं सारे प्रोडक्ट इन्वॉल्व हों, कोई एक भी इसमें वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हुए एक ही जगह पे, फिर भी ये जो सिस्टम है ये नॉन लीनियर सिस्टम ही बन जाता है। तो इस तरह ये जो सिस्टम है ये नॉन लीनियर सिस्टम है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आगे यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं, बीटा ई, बीटा आई वन, बीटा आई टू और बीटा वी denote the transmission rates from the exposed infections with timely diagnosis, infections with delayed diagnosis and virus in the environment to the susceptible। यानी ये जो ट्रांसमिशन रेट है कि जिस रेट से बीमारी फैल रही है, एक्सपोज्ड जब कंटेक्ट करते हैं ससेप्टेबल से, तो जिस रेट से बीमारी फैल रही है उसको बीटा ई का नाम दिया गया है। जो इन्फेक्शस अर्ली डायग्नोसिस है उनसे जो बीमारी ससेप्टेबल के साथ कंटेक्ट करके जो बीमारी फैला रहे हैं उसके लिए बीटा आई वन का नाम दिया गया है। और जो इन्फेक्शस डिले डायग्नोसिस से जो उनके ससेप्टेबल के साथ कंटेक्ट से जो बीमारी फैल रही है उसको बीटा आई टू का नाम दिया गया है। और बीटा वी वो ट्रांसमिशन है जो वायरस से, जो एनवायरनमेंट में वायरस है जिस वजह से बीमारी फैल रही है उससे वो जो ट्रांसमिशन रेट है वो बीटा वी से डिनोट किया गया है। आल्सो एफ आई इज द रेट ऑफ वायरस इन द एनवायरनमेंट फ्रॉम बोथ एक्सपोज्ड इन्फेक्शंस एंड मूव एट द रेट डी वी। यानी जो एफ आई वो रेट्स हैं जो वायरस जो हैं वो एनवायरनमेंट इज द रेट ऑफ वायरस इन द एनवायरनमेंट फ्रॉम बोथ, यानी एक्सपोज से जो एनवायरनमेंट में वायरस आ रहा है जो किस रेट से आ रहा है वो एफ वन है,
जो इन्फेक्शियस अर्ली स्टेज है उनसे जो वायरस एनवायरनमेंट में आ रहा है वो F2 रेट से आ रहा है, और जो इन्फेक्शियस विद डिले स्टेज है उनसे जो वायरस एनवायरनमेंट में आ रहा है वो F3 रेट से आ रहा है। और फिर वायरस की कुछ टाइम के बाद डेथ भी हो जाती है, तो वो जो डेथ है उस वायरस की वो DV से रिप्रेजेंट की गई है। और बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं, फॉर द रेस्ट ऑफ द मॉडल वी रेफर द इंटरेस्टेड रीडर टू रेफरेंस 28 फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो वो जो 28 ये जो रिसर्च पेपर है जिधर से ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया, उसमें बाकी सारे पैरामीटर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन बताई गई होगी कि ये पैरामीटर किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन विद कंट्रोल मेजर्स। फॉलोइंग फ्रॉम द सिस्टम 2.1, ये जो सिस्टम ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, ये जो सिस्टम बनाया गया है जी, ये 9 इक्वेशंस का कितने का मॉडल था जी, ये सारी जो इक्वेशंस हैं S क्यू, ये सारी 9 हैं या 10, जितनी भी ये इक्वेशंस हैं, इसको अब ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम में चेंज करेंगे। वी मॉडिफाइड द ट्रांसमिशन रेट बाय रिड्यूसिंग द फैक्टर बाय 1 माइनस U1 वेयर U1 measures the effort of individual to protect themselves, that is personal protection। U1 कंट्रोल हाँ एक है कि जो इंडिविजुअल एफर्ट करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, फेस मास्क यूज़ करके, सोशल डिस्टेंसिंग रख के या और ऐसे मेजर्स अप्लाई करके अपने आप को जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो U1 उस कंट्रोल को डेनोट कर रहा है। और U1 1 माइनस U1 क्या होगा, यानी कि वो उससे रिड्यूस हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे जिस तरह ये लिखा हुआ है -1 माइनस U1 और 1 माइनस U1, यानी ये जो ट्रांसमिशन है ये इंसिडेंस टर्म है, ये इस फैक्टर से ये रिड्यूस हो जाएगी। U1 जो कंट्रोल हम अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू उनकी 1 लेते हैं और मिनिमम वैल्यू 0 लेते हैं। मैक्सिमम 1 का मतलब ये है कि फुल एफिकेसी ऑफ द कंट्रोल, फुली वो एफिशिएंट है, और U1 0 का मतलब ये है कि बिल्कुल एफिकेसी 0 है, यानी कोई उस पर असर नहीं है। तो ये 1 माइनस U1 लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि ये कुछ ना कुछ पर्सनल, ज़रूरी नहीं कि पर्सनल प्रोटेक्शन फुली हो जाए, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ एफर्ट जब करेंगे इंडिविजुअल तो कुछ ना कुछ पर्सनल प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो वो जो कुछ ना कुछ पर्सनल प्रोटेक्शन हो जाएगी वो फैक्टर 1 में से माइनस करें तो उतनी वो आ जाएगा जी, पॉइंट्स में आ जाएगा वो। The control variable U2 measure the treatment rate of timely diagnosed individual। U2 जो कंट्रोल फंक्शन है वो ट्रीटमेंट रेट को शो कर रहा है। ट्रीटमेंट रेट को कौन सा, जो टाइमली डायग्नोज हो जाते हैं इंडिविजुअल्स, उनका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, U2 उस को शो कर रहा है। आप देखें -U2I इंटू U2I, यानी टाइमली जब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है तो वो हॉस्पिटलाइज्ड क्लास में चले जाएंगे, वो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, तो U2 ये कंट्रोल मेजर उसको शो कर रहा है। इसी तरह आगे हैं जी, एंड while the U3 measure the treatment rate of delayed diagnosed individual, और U3 उसका ट्रीटमेंट रेट है जो कुछ डिले के बाद डायग्नोज होते हैं, U3 उनका ट्रीटमेंट रेट है। तो ये देखें जहाँ से U3I2 भी वो उसी तरह हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। U2 यानी उनका वो ट्रीटमेंट रेट है, टाइम डिपेंडेंट ट्रीटमेंट रेट जो अर्ली डायग्नोज हो जाते हैं। U3 उनका ट्रीटमेंट रेट है जो कुछ डिले के बाद डायग्नोज होते हैं जी। ये 3 कंट्रोल मेजर्स हो गए, पहला पर्सनल प्रोटेक्शन हो गया, दूसरा फिर जो ट्रीटमेंट है अर्ली डायग्नोज का जो हो जाते हैं, फिर तीसरा उनका है जो डिले के साथ डायग्नोज होते हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। द फोर्थ कंट्रोल वेरिएबल U4 measures the spraying of the environment to prevent viral रिलीज। तो U4 उसको स्प्रे, U4 उस
कंट्रोल स्प्रे कंट्रोल उस कंट्रोल को शो कर रहा है जिससे हम स्प्रे करते हैं एनवायरनमेंट में और उससे फिर वायरस रिड्यूस होते हैं। तो U4 वो कंट्रोल है, इसलिए U4 जब वायरस रिड्यूस होंगे तो वो इससे क्लास से माइनस हो जाएंगे, तो ये U4 भी उस कंट्रोल को शो कर रहा है जी। We further assume that individuals that recover at any time T after hospitalization and treatment are removed from the hospitalized class to the recover class। तो हम ये भी assume कर रहे हैं कि जब हॉस्पिटलाइजेशन के बाद वो रिकवर हो जाते हैं तो या ट्रीटमेंट के बाद वो हॉस्पिटलाइज से रिमूव होके रिकवर क्लास में चले जाते हैं, यानी -MH इधर आ जाएंगे, इसमें MH में आ जाएंगे जी, क्योंकि कुछ ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन के बाद वो रिकवर हो जाते हैं। With regards to these assumptions, the dynamics of system 2.1 are modified into the following system of equations। तो ये जो assumption हमने लिए हैं, कंट्रोल फंक्शंस हमने अप्लाई लिए हैं, इन कंट्रोल फंक्शंस को इंसर्ट करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये 2.2 बन जाएगा। अब U1 में फिर रिपीट कर दूँ, U1 कौन सा कंट्रोल है? पर्सनल प्रोटेक्शन का। ज़ाहिरी बात है जब पर्सनल प्रोटेक्शन होगी तो कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन कम होगी, तो ये जो फैक्टर है ये रिड्यूस कर रहा है उस ट्रांसमिशन को, यानी ज़रूरी नहीं कि फुली ट्रांसमिशन पर्सनल प्रोटेक्शन फुली हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन भी हो या जो मर्जी भी हो, कुछ ना कुछ एप्लीकेबल है या काफ़ी हद तक एप्लीकेबल कह सकते हैं, लेकिन 100% एप्लीकेबल तो नहीं है। तो ये यानी काफ़ी फोर्स ऑफ इन्फेक्शन को रिड्यूस कर देता है। U2 कंट्रोल है वो ट्रीटमेंट रेट है उनका जो अर्ली डायग्नोज हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइज कर दिए जाते हैं, और U3 उनका कंट्रोल U3 कंट्रोल मेजर है उनके लिए कंट्रोल वो है जो कुछ डिले से डायग्नोज होते हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और U4 वो स्प्रे है जो एनवायरनमेंट में किया जाता है वायरस के लिए। Where Q is the rate at which susceptible individuals move into susceptible quarantine, यानी Q वो रेट है जिससे ससेप्टेबल इंडिविजुअल जो हैं वो क्वारंटाइन क्लास में चले जाते हैं, यानी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो वो सेपरेट हो जाते हैं। Q1 is the rate at which self quarantine individuals become susceptible again। तो Q1 वो रेट है जिससे जो क्वारंटाइन होते हैं इंडिविजुअल्स जो कुछ अरसे के बाद वो अपने करंटीना से बाहर आ जाते हैं, तो फिर वो ससेप्टेबल क्लास में चले जाते हैं। Q1 वो रेट है। आल्सो म्यू इज द डेथ रेट, म्यू जो है वो नेचुरल डेथ रेट है। देखें म्यू हर किसी में इन्वॉल्व है। म्यू यहाँ पे म्यू जो है वो सॉरी म्यू नेचुरल डेथ रेट नहीं है, बल्कि यहाँ पे म्यू जो है वो डिजीज रिलेटेड डेथ रेट है, क्योंकि म्यू यहाँ पे सिर्फ म्यू यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, म्यू I1 म्यू I2 और म्यू IG एंड हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल्स आर डिक्रीज एट रिकवरी रेट M, और हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल जो हैं वो रिकवरी रेट से M से डिक्रीज हो रहे हैं, यानी इस रेट से वो रिकवर्ड क्लास में। आगे है जी मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द मॉडल, यानी ये जो हमने कंट्रोल ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम डिज़ाइन किया है इसको मैथमेटिकली इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऑप्टिमल कंट्रोल जो प्रॉब्लम है ये किस तरह इस बीमारी को कंट्रोल कर रहा है। इन दिस सेक्शन वी विल फार्मूलेट एन ऑब्जेक्टिव फंक्शनल। ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शनल डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शनल क्या होता है हमारा? आप देखें कोई भी जो डिजीज है उसको कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन से? एक ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि जो इन्फेक्शन है वो हम रिड्यूस करें कम्युनिटी से। इन्फेक्शन रिड्यूस तभी हो सकती है जब इन्फेक्शस इंडिविजुअल जो हैं वो रिड्यूस हों। एक ऑब्जेक्टिव ये होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हम कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कंट्रोल मेजर जो हैं वो उनकी जो कास्ट है वो कम से कम आए।
इन दो चीज़ों को माइंड में रख के तो हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शनल को कंस्ट्रक्ट करके तो फिर आगे हम उसको सॉल्व करते हैं और उसकी फिर वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। At present, the existence of optimal control by means of Pontryagin maximum principle, ये Pontryagin maximum principle है जो ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी में अप्लाई होता है जी, जिससे हम यानी मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं इसको, यानी वही जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल है जो मैंने बताया आपको, ये दोनों चीज़ें वो मिनिमाइज करते हैं इसे। गिवन द ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम 2.2, ये जो हमें ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम दिया गया, वी प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑप्टिमल कंट्रोल फॉलोइंग 25, यानी पहले तो हम ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस प्रूव करते हैं, सर्टन वो एक्सियम्स हैं वो सेटिस्फाई करवाने होते हैं, वो सेटिस्फाई करवाते हैं, फिर उसके बाद आगे देन कैरेक्टराइजिंग इट फॉर ऑप्टिमैलिटी, और फिर उसकी आगे ऑप्टिमल कंडीशंस हम प्रूव करते हैं कि ऑप्टिमैलिटी जो है वो उसकी प्रूव की जाती है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शनल जे फार्मूलेट्स द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल होता है ये ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम है उसको ये फार्मूलेट करता है, यानी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इसी से फार्मूलेट किया जाता है, जो आइडेंटिफाई कर रहा होता है मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो स्ट्रैटेजीज हैं वो कौन सी हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो हमने 3-4 स्ट्रैटेजीज डिफाइन की हैं, U1, U2, U3 और U4, तो कौन सी इसमें से ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होगी मिनिमाइज करने के लिए कोविड-19 की, ये जो कोविड-19 के केसेस हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, वो जो फिर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है फिर स्पेशल अटेंशन उस पे नहीं फोकस नहीं जाती है जी। The objective functional, the overall pre-selected objective involves the minimization of the number of exposed। अब हमारे पास जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्सपोज्ड जो हैं उनको मिनिमाइज किया जाए, कि यानी जो गिरे हुए हैं वो उनकी तादाद कम से कम, ताकि कम से कम वो आगे इनफेक्ट टू डिले डायग्नोज्ड इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स, यानी कि जो जिनमें डिले आ रहा है इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स में के डायग्नोज करने में वो कम से कम हों, एंड वायरल स्प्रेड इन द एनवायरनमेंट ओवर अ फाइनाइट टाइम इंटरवल 0 to T, और एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के दरमियान ये सारी चीज़ें एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के दरमियान ये करनी है। यानी पहली क्या है जी, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो नंबर ऑफ एक्सपोज्ड है वो मिनिमाइज हो, ताकि वो एक्सपोज जो है वो मिनिमाइज हो, तो फिर इन्फेक्शंस के साथ, इन्फेक्शन तो पहले ही है लेकिन ताकि वो इन्फेक्शंस के साथ को कंटेक्ट करके तो आगे मज़ीद ज़्यादा बीमारी ना फैले। दूसरा ये है कि जो जिनकी डायग्नोज करने में डिले आ रहा है वो डिले को कम से कम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि जब ज़ाहिरी बात है जब अर्ली डायग्नोज हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी एक मिनिमाइज करेंगे। और तीसरा क्या है कि वायरल स्प्रेड इन द एनवायरनमेंट, कि वायरस जो है वो एनवायरनमेंट में कम से कम स्प्रेड हो, और ये सारी चीज़ें एक फाइनाइट इंटरवल लिया जाता है, जिस तरह मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि 0 से कैपिटल T। अब कैपिटल T वो हम डिसाइड करते हैं कि ये जो कंट्रोल हम अप्लाई कर रहे हैं, आया कि ये दो माह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 3 माह के अप्लाई कर रहे हैं, 4 माह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कंट्रोल स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है उसके लिए कुछ ना कुछ कास्ट रिक्वायर होती है, तो वो कास्ट फिर उस कास्ट को देखते हुए और ये सारी चीज़ें देखते हुए तो फिर वो कोई किसी खास इंटरवल के लिए वो अप्लाई की जाती है। वी डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फंक्शनल जे एज फॉलोज, हम इस तरह ये डिफाइन कर देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शनल एज अ फंक्शन ऑफ U1, U2, U3 0 to T A1 E हमारे पास क्या है, वो सॉल्यूशन है जो ऊपर है हमारे पास इक्वेशंस हैं ये, यानी जब इनको सॉल्व अगर किया जाए, वैसे तो इस तरह एनालिटिकली मुश्किल है क्योंकि ये कपल्ड इक्वेशंस हैं, लेकिन अगर इनको
न्यूमेरिकली इनकी वैल्यू दे के तो सॉल्व किया जाए, तो इनिशियल कंडीशंस दे के और ये पैरामीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू दे के इनको सॉल्व किया जाए तो कोई ना कोई सोल्यूशन इसका आएगा। तो वो किसी भी टाइम टी पे जो इसका सोल्यूशन है, फिर उसके बाद A2 I2 इसकी वैल्यू, फिर उसके बाद A3V, फिर V की वैल्यू, और आगे +1/2 I1CI UIT I² ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शनल हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं। ये जो A1 A2 A3 हैं ये कोई पॉजिटिव वेट्स हैं, ये हम सूटेबल वेट यहाँ पे इनकी कुछ सूटेबल वैल्यू चूज़ करते होते हैं ताकि ये मिनिमाइज़ करें। ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बनाने के लिए हमारे पास जो इनकी वैल्यूज़ कम से कम आए, तो ये हम अपने लिहाज से चूज़ करते हैं कि ये कितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए। सपोज़ A1 50 होना चाहिए, A2 20 होना चाहिए, A3 30 होना चाहिए। इसी तरह जो C1 C2 C3 है ये भी कांस्टेंट है, ये हम सूटेबल कांस्टेंट चूज़ करते हैं कि ये कितने से कितने तक होने चाहिए। वी एम टू मिनिमाइज द कास्ट फंक्शनल 3.1 विच इंक्लूड्स, यानी हमारा मकसद क्या है कि कास्ट फंक्शनल जो है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शनल इसको मिनिमाइज करें, जो इंक्लूड किस पे बेस कर रहा है, द नंबर ऑफ एक्सपोज्ड इन्फेक्शंस विद डिले डायग्नोसिस एंड द वायरस इन द एनवायरनमेंट, यानी जो इस पे बेस कर रहा है, यानी ये इंक्लूड है उसमें, एज वेल एज द सोशल कास्ट रिलेटेड टू द रिसोर्सेज नीडेड फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन। एक C1U1 स्केयर, यानी कि पहली वो कास्ट जो हमें ज़रूरत है, सोशल कास्ट जो पर्सनल प्रोटेक्शन अप्लाई करने के लिए जितने वो रिसोर्सेज हैं उसके लिए जो कास्ट है। जिस तरह सपोज अगर पर्सनल प्रोटेक्शन अगर ज़बरदस्ती कोई लॉकडाउन करवाना है या और कुछ को करवाना है तो उसके लिए फिर ऐसी कोई फोर्स तैयार की जाए और उसको फिर पेमेंट की जाए कि जो लॉकडाउन करवाए, या दूसरे लोग, या फ़र्ज़ करें पर्सनल प्रोटेक्शन अगर हम फेस मास्क यूज़ करवाना चाहें तो उसके लिए कितनी कास्ट आएगी कि कितने फेस मास्क फ्री में इसी तरह सेल किए जाए ताकि लोगों के पास पहुंच जाए और फिर वो लोग जो है वो फेस मास्क यूज़ करें। ये इस तरह की जो कास्ट है सारी। अर्ली डिटेक्टेड ट्रीटमेंट C2 × U2 स्केयर, यानी कि ट्रीटमेंट को और उसके लिए फिर वो रिसोर्सेज, दूसरा जो अर्ली अगर ट्रीटमेंट करना है किसी का या डिटेक्शन करनी है कोविड-19 की तो उसके लिए रिसोर्सेज मुख्तलिफ टीमें बनानी पड़ेंगी और बहुत सारी जो कास्ट आएगी उसमें उसका ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है C2U2 स्केयर। डिले डिटेक्टेड ट्रीटमेंट U3 स्केयर, और जो डिले डायग्नोसिस हैं उनके लिए जो कास्ट आएगी डिले कुछ अरसे कुछ देर के बाद जिनका डायग्नोज हो रहा है। स्प्रेइंग ऑफ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में स्प्रे करने के लिए जो हमारे पास जो कास्ट हमें उस पे जितनी कास्ट लगेगी वो हम रिप्रेजेंट कर रही है C4 × U4 स्केयर। द कंट्रोल एफर्ट इज मॉडल्ड बाय मींस ऑफ अ नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म्स, यानी ये जो कंट्रोल फंक्शंस हैं या कंट्रोल एफर्ट है ये एक नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन है क्वाड्रेटिक टर्म्स का। हम क्वाड्रेटिक टर्म्स को यानी कि इनका स्क्वायर लेके तो हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। द कांस्टेंट AJ एंड CI represent a measure of the relative cost of the interventions over टाइम, यानी ये कोई रिलेटिव कास्ट को मेजर कर रहे हैं, रिलेटिव कास्ट को कि कितनी कास्ट आएगी और डिफरेंट। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे इस तरह कुछ इसकी सूटेबल वैल्यूज़ यहाँ पे कोई हम करते हैं, एडजस्ट करते हैं कि ताकि हमारा मकसद तो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल है वो मिनिमम वैल्यूज़ की आए। इस लिहाज से द ऑब्जेक्टिव of the control problem is to seek functions, यानी कि जो प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि U1 U2 U3 और U4 की वो वैल्यूज जो सोल्यूशन हमें मिले, ये जो स्टैरिक में है यानी उसके को सोल्यूशन मिले। आप सोल्यूशन कैसे मिलेंगे ये आगे हम देखेंगे अभी, यानी उसके सोल्यूशन मिले। एक ऐसे सोल्यूशन, कौन से सोल्यूशन मिले कि जब वो U में पुट करें तो U की वैल्यू मिनिमम आए,
यानी A1 A2 A3 तो हम पुट करेंगे यहाँ पे, और C1 C2 C3, और U1 U2 U3 की भी ऐसी वैल्यूज आए जो इधर पुट की जाए और फिर ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल है और उसको इंटीग्रेट किया जाए, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास इनमें से जो मिनिमम होगी वो आएगी इसकी वैल्यू। वेयर द कंट्रोल सेट इज डिफाइंड बाय, कंट्रोल सेट इस तरह डिफाइन हो रहा है, यू आई टी इज लिबैग मेजरेबल, यानी उसका जो साइज है, ये जो फंक्शंस है लिबैग मेजरेबल होंगे, और उसकी जो वैल्यू है यानी उसका साइज जो है वो इस तरह 0 1 के दरमियान होगा। और यू आई टी यही जो लिखा हुआ है कि उसकी जो कंट्रोल फंक्शन है किसी भी टाइम टी पे उसकी वैल्यू या 0 और 1 के दरमियान होगी। 0 का जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है कि कंट्रोल एफिकेसी 0 है किसी भी कंट्रोल की, और 1 का मतलब है कि फुल एफिकेसी यानी फुल इफेक्टिव है वो कंट्रोल। सब्जेक्ट टू द कोविड-19 मॉडल विद कंट्रोल्स 2.2, जो कंट्रोल हमने डिफाइन किए हुए हैं 2.2 में, ये जो कंट्रोल फंक्शन हमने डिफाइन किए हुए हैं इसमें एंड अप्रोप्रिएट इनिशियल कंडीशन, और कोई रीजनेबल इनिशियल कंडीशन। अप्रोप्रिएट इनिशियल कंडीशन का मतलब यही है कि कब हमने कंट्रोल अप्लाई करना स्टार्ट किया है। हालांकि कंट्रोल हमने इम्प्लीमेंट कंट्रोल अप्लाई किया है अप्रैल के स्टार्ट में अप्लाई किया है या मई के स्टार्ट में, सपोज जिस तरह लॉकडाउन की स्ट्रेटजी है या बाकी ये डायग्नोजेशन है या और ये सारी स्ट्रेटजीज है, ये हमने स्टार्ट कहाँ से की है वो फिर इनिशियल कंडीशन हो जाएंगी। In the next section we prove the existence of the optimal control for the system too, यानी कि पहले हम ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम की ये एग्जिस्टेंस प्रूव करेंगे और फिर उसके बाद एंड देन ड्राइव द ऑप्टिमैलिटी सिस्टम, फिर वो हम ऑप्टिमैलिटी सिस्टम ड्राइव करेंगे जो ऑप्टिमल सिस्टम है इस ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम के लिए। फिर उस ऑप्टिमल कंट्रोल वो जो ऑप्टिमल सिस्टम होता है उस ऑप्टिमल सिस्टम को हम सॉल्व करके न्यूमेरिकली तो फिर वो जो ग्राफ है वो प्लॉट करते हैं। इट इज़ वेल नोन दैट Pontryagin maximum principle is required to solve this control problem and the derivation of the necessary condition, के Pontryagin maximum principle ये यूज़ किया जाता है इस पर ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इसकी जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो ड्राइव करने के लिए कि कौन कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। Existence of an optimal control. The necessary conditions include the optimality solution and the adjoint equations. जो necessary conditions है वो किस किस्म की हैं कि ऑप्टिमैलिटी सॉल्यूशंस इसके हम फाइंड करेंगे और एडजॉइंट इक्वेशंस, दो हम चीज़ें हम फाइंड करते हैं। ऑप्टिमैलिटी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि ये जो U1 U2 U3 की ऑप्टिमल वैल्यूज़ हैं ये फाइंड करते हैं, और एडजॉइंट इक्वेशंस आगे हम जितने वेरिएबल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इतने एडजॉइंट इक्वेशन लिखते हैं। दैट एन ऑप्टिमल कंट्रोल मस्ट सेटिस्फाई विच कम फ्रॉम Pontryagin मैक्सिमम प्रिंसिपल, यानी कि वो ये इन जो ऑप्टिमल कंट्रोल है वो इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए और ये Pontryagin मैक्सिमम प्रिंसिपल से हम करते हैं ड्राइव। This principle converts the control model and the objective functional into a problem of minimizing pointwise Hamiltonian function, यानी ये जो Pontryagin मैक्सिमम प्रिंसिपल है असल में ये क्या करता है कि ये जो हमारा ऑप्टिमल कंट्रोल मॉडल है वो और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल है इन दोनों को कंबाइन करके एक मिनिमाइजेशन पॉइंट वाइज फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन। यानी इन दोनों को मिला के हम कौन कौन से, जिस तरह आपने ऑप्टिमाइजेशन में देखा होगा कि कुछ हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स होती हैं और कुछ उसके बाद कोई हमारे पास कोई फंक्शन होता है और उन दोनों को मिला के तो कुछ हम वहाँ पे एडजॉइंट वेरिएबल वहाँ पे लैम्डा म्यू कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं कि जो ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम है उसको और ऑब्जेक्टिव फंक्शनल को हम कंबाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन। ये Pontryagin मैक्सिमम प्रिंसिपल हेल्प करता है इनको ये दोनों कंबाइन करने में, विच इज़ फाउंड बाय allowing each of the adjoint variable to correspond to each of the state variables accordingly, यानी कि जो अलाउ करता है कि जो हर एडजॉइंट वेरिएबल है वो करस्पॉन्ड करता है हर स्टेट वेरिएबल को, यानी कि हमारे पास
एडजॉइंट वेरिएबल्स जो हैं वो भी उतने ही आते हैं जितने हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हैं। स्टेट वेरिएबल्स का मतलब ये है कि जितनी क्लासेस हैं, यानी अगर एस आई आर 3 क्लासेस हैं तो एडजॉइंट वेरिएबल्स भी हमें लेने पड़ेंगे। ये एडजॉइंट वेरिएबल्स 3 लेके फिर हैमिल्टोनियन फंक्शन आगे कंस्ट्रक्ट करेंगे। आगे देखते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जी। अब थ्योरम देखें जी, गिवन द ऑब्जेक्टिव फंक्शनल एज इन 3.1, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल ऊपर डिफाइन किया गया है, वेयर द कंट्रोल सेट यू गिवन बाय 3.3 इज मेजरेबल, यानी जो कंट्रोल सेट है वो भी मेजरेबल है, यानी उसका साइज जो है वो इस तरह उसकी मेजर जो है वो पार्टिकुलर साइज है उसका, सब्जेक्ट टू 2.2 विद इनिशियल कंडीशंस। 2.2 वो हमारा सिस्टम है जो हमने डिज़ाइन किया था विद इनिशियल कंडीशन, कोई इनिशियल कंडीशंस हो, देन देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल कंट्रोल, तो एक ज़रूर ऑप्टिमल कंट्रोल एग्जिस्ट करेगा, यानी एक सॉल्यूशन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा u1 u2 u3 इस तरह के। जब वो j में पुट करें, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शनल में पुट करें तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू देगा। The existence of an optimal control due to the convexity of the integrand of J with respect to the control measures Ui and a priori boundedness of the solutions of both state and adjoint equations and Lipschitz property of the state system with respect to the state variable follows from 6। यानी कि इसकी ये जो थ्योरम है ये, या इसकी ऑप्टिमल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस की, एक ऑप्टिमल कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा ऑप्टिमल कंट्रोल एग्जिस्ट ज़रूर करेगा, ये ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि वो जब जे में पुट करें तो इसकी वो मिनिमम वैल्यू देगा। इसकी एग्जिस्टेंस कैसे होगी? ड्यू टू द कन्वेक्सिटी ऑफ द इंटीग्रेंट ऑफ जे, के जो जे का जो इंटीग्रेंट है वो कन्वेक्स है। इंटीग्रेंट का मतलब ये है कि ये जे इसके जो इंटीग्रल के अंदर आ रहा है ये एक कन्वेक्स इंटीग्रेंट है। इसका कन्वेक्स फंक्शन की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ये उस तरह कन्वेक्सिटी की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल मेजर्स and a priori boundedness of the solutions of both state and adjoint equation। और जो solutions हैं, जब हमने ऊपर जो भी प्रॉब्लम हमने डिज़ाइन किया है उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट डिफाइन करते हैं और हम कहते हैं कि सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो इस सेट के अंदर अंदर रहेंगे, इधर स्टार्ट हो इस सेट के अंदर ही स्टार्ट होंगे और इस सेट के अंदर ही रहेंगे। तो ये बाउंडेड सॉल्यूशन की। इसी तरह जो एडजॉइंट इक्वेशंस हैं जो मैंने आपको बताया है कि जो अभी हम बाद में डिफाइन करेंगे, और वो उतनी एडजॉइंट इक्वेशंस बनती हैं जितने वेरिएबल्स हैं हमारे, तो वो भी हमारे पास बाउंडेड होती है, उसके सॉल्यूशंस भी बाउंडेड है। एंड द लिप्शिट्ज़ प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट सिस्टम, और ये जो सिस्टम है ये लिप्शिट्ज़ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। लिप्शिट्ज़ प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी एनालिसिस में या फिक्स पॉइंट थ्योरी में। जो लिप्शिट्ज़ प्रॉपर्टी है ये सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए ये सेटिस्फाई करवाते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट वेरिएबल फॉलोज फ्रॉम 6। लिप्शिट्ज़ प्रॉपर्टी को फंक्शन की, जिस तरह हमारे पास कुछ उसमें फिक्स्ड पॉइंट में जो हम इनइक्वालिटी ले रहे होते हैं, कंट्रैक्शन और इस तरह की ये लिप्शिट्ज़ प्रॉपर्टी भी है जो सेटिस्फाई करते हैं ये जी सॉल्यूशन, उसके जो सिस्टम है उसके सॉल्यूशन वो लिप्शिट्ज़ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन वी नीड द लैग्रानियन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये u1 u2 u3 और u4 फाइंड करने के लिए हमें पहले लैग्रानियन एक लेते हैं और फिर उसके बाद हैमिल्टोनियन लेते हैं। For the optimal control problem, the Lagrangian of the optimal control is given by Lagrangian। सिंपली हम क्या करते हैं, Lagrangian वही जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल हमने कंस्ट्रक्ट किया होता है उसी का जो इंटीग्रेंड है वो Lagrangian के तौर पे ले लेते हैं। Since we want the minimum value of the Lagrangian, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शनल को मिनिमाइज करना है ना, तो उसके लिए हमें मिनिमल वैल्यू चाहिए होगी Lagrangian की, वही जो हमने उसका इंटीग्रेंड लिया है। तो उसके लिए फिर हम हैमिल्टोनियन
हैमिल्टोनियन फंक्शन डिफाइन करेंगे। हैमिल्टोनियन फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये लैग्रांजियन ये लिख लेते हैं, यही जो इंटीग्रेंट है, फिर उसके बाद प्लस लेमडा 1 यानी लेमडा एस जो पहला हमारा पहला वेरिएबल है उसमें उसकी वैल्यू और उसके ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ले लेते हैं। यानी ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली ऑप्टिमल कंट्रोल की लैम्डा 1 और उसके बाद पार्शियल इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव ले लेते हैं और वो इधर पुट कर देते हैं जी उस ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद प्लस लेमडा एस क्यू दूसरा क्या आएगा जी प्लस लेमडा एस क्यू और फिर सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस क्यू ले लेंगे प्लस फिर लेमडा आई 1 ये तीसरा ना, फिर उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई 1, फिर फोर्थ का लेमडा और फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई 2, फिर लेमडा एच और अंदर उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच। जो एच वाली डी एच बाई डी टी वाली इक्वेशन है उसकी राइट साइड पे जो टर्म्स आ रही हैं उनका डेरिवेटिव, फिर लेमडा आर एम एच आर का फिर लेमडा वी का ये सब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वो लेते हैं। यानी लेमडा वी है तो पहले क्या करते हैं हम कि लेमडा 1 और साथ उसके फर्स्ट इक्वेशन की जो राइट साइड है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ले लेते हैं और वो इधर पुट कर देते हैं। इस तरह सेकंड आप देखें यहाँ पे लेमडास जितने भी हैं इनको कहते हैं एडजॉइंट वेरिएबल्स और ये जो एडजॉइंट वेरिएबल्स हैं ये बिल्कुल उतने ही एडजॉइंट वेरिएबल्स हैं जितनी हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो where lambda j are the adjoint variable, next we apply the necessary condition to the Hamiltonian edge कि Hamiltonian के लिए necessary conditions क्या होनी चाहिए जो हमने ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया उसके लिए नेसेसरी कंडीशन गिवन एन ऑप्टिमल कंट्रोल एंड अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्टेट सिस्टम देयर एग्जिस्ट एडजॉइंट वेरिएबल सेटिस्फाइंग दिस। इन सॉरी यहाँ पे ये गलती मैंने कर दी है, बल्कि यहाँ पे ये डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, ये तो सिर्फ हैमिल्टोनियन लिखते हैं। तो हैमिल्टोनियन कंस्ट्रक्ट ऐसे ही कर रहे हैं कि हैमिल्टोनियन ये इधर लिख दिया इंटीग्रेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शनल का, फिर उसके बाद लेमडा एस और फर्स्ट इक्वेशन की ये राइट साइड, फिर लेमडा एस क्यू सेकंड इक्वेशन की राइट साइड, फिर लेमडा आई 1 थर्ड इक्वेशन की राइट साइड। यहाँ पे सिंपल उनकी या राइट साइड लिखते जाएंगे यानी कि उनके जो डेरिवेटिव के इक्वल आगे जो वैल्यूज आ रही हैं वो सारी यहाँ पे पुट करते जाएंगे, बल्कि डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, इस थ्योरम में गिवन एन ऑप्टिमल कंट्रोल यूज टर कोई एक ऑप्टिमल कंट्रोल जब हम डिफाइन कर लेते हैं और एक कोई सॉल्यूशन जब उस स्टेट सिस्टम का वो जो 2.2 सिस्टम हमने ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम बनाया उसका सॉल्यूशन जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर्टेन इनिशियल कंडीशन दे के पैरामीटर की कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज दे के तो उसको न्यूमेरिकली सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए एक एडजॉइंट वेरिएबल ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 इस तरह के वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। अब ये जो रिलेशन है डी लेमडा एस बाई डी टी डी लेमडा एस क्यू बाई डी टी ये कैसे आया है जी कि डी लेमडा एस बाई डी टी ये फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, डी लेमडा एस बाई डी टी इक्वल किसके होगा माइनस टाइम पार्शियल एच बाई पार्शियल एस। यानी हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव ये जो हैमिल्टोनियन ऊपर लिखा हुआ है इस हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो है हमारे पास डी लेमडा एस बाई डी टी वाली ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर डी लेमडा एस क्यू बाई डी टी क्या होगा कि हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल हमारे पास एस क्यू है उसके अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव और साथ माइनस अप्लाई कर देंगे जो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह हम ये सारी इक्वेशन ये ड्राइव कर देंगे जी, ये थ्योरम है। अब ये
विद ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन लैम्डा जे टी इज इक्वल टू 0। ट्रांसवर्सैलिटी का मतलब ये है कि फाइनल कंडीशंस, यानी जो फाइनल कंडीशंस है कि फाइनली ये जो एडजॉइंट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। पहले कुछ वैल्यू आएगी लेकिन एंड पे इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, जो भी टी हम फाइनल डिसाइड करेंगे 90, 150 जितना। फर्दर मोर द कंट्रोल फंक्शंस आर गिवन बाय, और कंट्रोल फंक्शन जो है वो इस तरह डिफाइन किए गए हैं। यू वन स्टैरिक क्या है, मिनिमम ऑफ 1 इंटू मैक्सिमम ऑफ 0 इंटू लेमडा 1, यानी कि जो 0 और लेमडा 1 में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर सपोज ये नेगेटिव आ जाता है तो फिर मैक्सिमम 0 हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो मैक्सिमम ये होगा। फिर 1 और उसमें जो दोनों वैल्यूज होंगी उनका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो u1 होगा। इसी तरह u2 मिनिमम इसी तरह डिफाइन करेंगे। और ये लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 ये हमने हम कैसे आगे ये ड्राइव करेंगे जी कि लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 और लेमडा 4 ये कैसे आ रहे हैं, किधर से हमने ये लिखे हैं जी। ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगी नॉन ज़ीरो वैल्यू, यानी हमने जो ऑप्टिमाइज किस तरह किया है जी, इसको u1, u2, u3 और u4 की ऑप्टिमल वैल्यूज़ किस तरह हम ले रहे हैं कि पहले जो नॉन ज़ीरो वैल्यू है और ज़ीरो उसका मैक्सिमम लेंगे, फिर जो उस का रिज़ल्ट आएगा उसका 1 के साथ कंपैरिजन करके मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमने 1 से लेस ही रखना है या मैक्सिमम 1 रखना है, तो अगर 1 से वो ग्रेटर वैल्यू आ जाती है तो हम 1 सपोज कर देंगे उसको। ये हमारे पास जो भी ये जिस तरह ये डी लेमडा 1 बाई डी टी, डी लेमडा 2 बाई डी टी, और उसके बाद ये u1, u2, u3 और u4 ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ पे ये कैसे बनाए गए हैं, ये आप जो ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम की वीडियो है, जो ऑप्टिमल कंट्रोल जिसमें पूरा कैलकुलेट किया गया है, वो देख के तो ये आसानी से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो लिखी हुई हैं कि डी लेमडा 1 बाई डी टी कहाँ से आया है जी, ये किधर से इक्वेशन आई हैं, और u1, u2, u3 और u4 ये किधर से आई हैं जी। ये वैल्यूज u1 और u2, u3, 4 के अंदर ये लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 और लेमडा 4 ये कैसे आए हैं जी। आगे न्यूमेरिकल रिजल्ट्स ऑफ द ऑप्टिमल कंट्रोल मॉडल एंड डिस्कशन। अब हम न्यूमेरिकल रिजल्ट्स करेंगे जी। ये जो हमने कंट्रोल प्रॉब्लम डिफाइन किया है, इस ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम को हम वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि वाकई हमारा ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम जो डिज़ाइन हुआ है ये सही है, कुछ इफ़ेक्टिव भी है कि नहीं इफ़ेक्टिव, अगर इफ़ेक्टिव है तो कितना इफ़ेक्टिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हम न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करके फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर ग्राफ से देखेंगे कि वो कितना इफेक्टिव है। In this section, we present the numerical solution for our optimality problem using the fourth order रंगे-कुत्ता फॉरवर्ड बैकवर्ड स्वीप मेथड। यानी जो हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इसके फाइंड करेंगे वो आर के 4 मेथड अप्लाई करके और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इसके फाइंड करते हैं। आर के 4 फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड किस पे अप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड आर के 4 अप्लाई करते हैं। आर के 4 मेथड हमारे पास होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम आर के 4 मेथड से सॉल्व करते हैं। आर के 4 मेथड से ये नहीं कि बाई हैंड सॉल्व करते हैं। आर के 4 मेथड का आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ODE 45 है, ODE 15 है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जहाँ पे ये सिंपल इक्वेशंस लिखें और उसकी इनिशियल कंडीशंस ले, पैरामीटर की वैल्यूज दे तो वो खुद ही सॉल्यूशन करके दे देता है आपको। इसी तरह आर के 4 मेथड को न्यूमेरिकली यानी मैटलैब की हेल्प से या मैथमेटिका की हेल्प से इसको सॉल्यूशन आर के 4 मेथड अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। फॉरवर्ड इसके लिए आर के 4 लगाते हैं। और ये जो हमारे पास दूसरी
एडजॉइंट एक्विजन है उनके लिए, ये जो हमारे पास एडजॉइंट एक्विजन है, सिस्टम ऑफ एडवांस एडजॉइंट एक्विजन, इनके लिए RK4 मेथड, इनकी भी वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं, लेमडास की, लेमडा एस, लेमडा एस क्यू, लेमडा ई, लेमडा I1, लेमडा I2, लेमडा एच, लेमडा और लेमडा वी, इनकी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करने के लिए, इस सिस्टम को भी सॉल्व करने के लिए ये जो RK4 मेथड है, बैकवर्ड RK4 मेथड अप्लाई करते हैं। तो वो भी इसी तरह हम जब उधर पुट करते हैं, जो वैल्यूज पुट करते हैं, इनिशियल कंडीशन देते हैं, तो वो खुद ही इसका सोल्यूशन करके दे देता है कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा जी। वो उसके लिए ये अप्लाई करते हैं जी। अब आगे, दिस न्यूमेरिकल स्कीम इज़ वेरी एफिशिएंट एंड हैज़ बीन वाइडली यूज्ड बाय सेवरल ऑथर्स इन सिमुलेटिंग देयर ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम। ये जो न्यूमेरिकल स्कीम है RK4 मेथड अप्लाई करने की, ये बहुत ऑथर्स ने ये यूज़ किया। आगे वो रेफरेंस दिया हुआ है जी 1, 8, 15, 17, यानी इनमें ये न्यूमेरिकल स्कीम अप्लाई की गई है, उनको सॉल्व किया गया। द डिटेल ऑफ दिस स्कीम कैन बी फाउंड इन द मोनोग्राफ दिस, यानी इस स्कीम को न्यूमेरिकल स्कीम डिटेल से ये कैसे अप्लाई की जाती है, वो ये कोई बुक होगी या पेपर होगा जिसमें ये डिटेल से ये न्यूमेरिकल स्कीम एक्सप्लेन की गई होगी। पैरामीटर वैल्यूज फॉर आवर न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस आर अडॉप्टेड फ्रॉम 28 वेयर द ऑथर्स यूज डाटा फ्रॉम द सिटी ऑफ वुहान इन द हुबेई प्रोविंस ऑफ चाइना। ये दो पैरामीटर यहाँ पे यूज हुए हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इसको सॉल्व करने के लिए पैरामीटर की कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं, ये जो पैरामीटर्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं और फिर इसकी जो इनिशियल कंडीशन देते हैं, यानी कि ये आथर वो रेफर कर रहा है कि 28 से जो पैरामीटर वैल्यूज है वो ली गई हैं। वो वहाँ पे पैरामीटर वैल्यूज कहाँ से ली गई हैं कि जो वहाँ सिटी का डाटा वो कलेक्ट करके उस पर मॉडल फिट किया गया और मॉडल फिट करके तो वो पैरामीटर एस्टिमेट किए गए हैं, तो वो पैरामीटर की वैल्यूज यहाँ पे यूज़ की गई हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो वेट्स हैं, जो कांस्टेंट्स हैं, इनकी को सूटेबल वैल्यूज़ देखी जाती हैं, तो वी अज्यूम, हम ये अज्यूम की गई हैं कि A1 इतना है, A2 5 है, A3 10 है, C1 10 है, C2 30 है, C3 25 है और C4 30 है, और ये वैल्यूज़ पुट करके फिगर 2 बिलो रिप्रेजेंट्स द प्रोफाइल ऑफ द ऑप्टिमल कंट्रोल फंक्शंस। ये जो फिगर 2 है ये कंट्रोल प्रोफाइल इसको कहते हैं, ऑप्टिमल कंट्रोल जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी ये कंट्रोल प्रोफाइल है। अब देखें कंट्रोल प्रोफाइल, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो अब देखें कि ये यहाँ पे ये लाइंस हैं U1, U2, U3 और U4। अब U1 क्या है जी, U1 जो हमारा पर्सनल प्रोटेक्शन वो था, ये कंट्रोल प्रोफाइल हमें क्या बता रही है। U1 अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन ये 45 पे ये है, यानी कि ये टोटल ये 100 डेज तक, यानी यहाँ पे जो कैपिटल T है वो 100 लिया हुआ है हमने, यानी 100 डेज तक ये कंट्रोल अप्लाई करेंगे। 100 डेज का मतलब ये है कि तकरीबन 3 माह और 10 दिन ये कंट्रोल अप्लाई किया। और ब्लू लाइन यहाँ पे ये 0.75 को कर रही है, इसका मतलब ये है कि हमें 45 दिनों तक 75% एफिकेसी के साथ ये कंट्रोल U1 अप्लाई करना पड़ेगा। 75% एफिकेसी के साथ इसका मतलब क्या है कि हमें जो लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और ये फेस मास्क, ये इतनी इस पे सख्ती करनी पड़ेगी कि 75% तक ये हमारी पर्सनल प्रोटेक्शन इफेक्टिव रहे ताकि ट्रांसमिशन ना हो। तो ये उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म कर दे, कम कर दे। लेकिन 45 डेज़ों तक हमें ये ऑब्जेक्टिव हमने रखना है कि 75% तक ये इफ़ेक्टिव रहे। और U2 हमारे पास रेड लाइंस है। U2 हमारा क्या था कि अर्ली डायग्नोसिस, तो यानी कि ये बीमारी को कंट्रोल करने के लिए ये सारी सजेशन दी जा रही है कि बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अब U2 यहाँ पे आप देखें तो ये 55 से रफली 55-56 है, यानी कि जो अर्ली डायग्नोज है हमें 56 डेज तक ये एफर्ट करनी पड़ेगी कि जल्दी से जल्दी उसको डायग्नोज किया जाए और फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए। अब इसी तरह ग्रीन लाइन देखें तो ग्रीन लाइन जो है वो तकरीबन 60 से ये भी 56-57 है, यानी कि हमें 50-57 डेज तक ये भी पूरी एफर्ट करनी पड़ेगी कि जो डायग्नोज जिनका डिले होता है डायग्नोज उनका भी ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए, यानी उनको भी डायग्नोज करके तो ट्रीटमेंट उनका भी स्टार्ट कर दिया जाए। U4 क्या था? स्प्रे का। और स्प्रे आप देखें कि स्प्रे यहाँ पे स्प्रे के अगर हम ये अंदाज़ा लगाएं तो ये 30 डेज तक, यानी कि 30 डेज तक या 27 डेज तक हमें 75% एफिकेसी के साथ स्प्रे करना पड़ेगा। 75% एफिकेसी के साथ इस तरह के इन जगहों पे स्प्रे किया जाए, तकरीबन इन जगहों पे लाजमी स्प्रे किया जाए और इतने दिनों तक स्प्रे किया जाए जहाँ पे ये वायरस मौजूद है, फ़ज़ा में। और हमें मेक श्योर करें कि ये 75% ये इफ़ेक्टिव है स्प्रे। तो फिर ये बीमारी ये कंट्रोल, हमें फंक्शंस ये बता रहे हैं कि कितने दिनों तक कितनी एफिकेसी के साथ हमें ये कंट्रोल अप्लाई करनी पड़ेगी। अब कंट्रोल स्ट्रैटेजीज हैं डिफरेंट जी। फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजी देखते हैं जी, क्या है जी। इन दिस स्ट्रैटेजी वी कंसिडर द पर्सनल प्रोटेक्शन, U1 नॉन जीरो ट्रीटमेंट विद अर्ली डायग्नोज, U2 नॉन जीरो ट्रीटमेंट विद डिले डायग्नोज, टाइम डिपेंडेंट कंट्रोल फंक्शंस टू मिनिमाइज और ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी पहली कंट्रोल, डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रैटेजीज हम अप्लाई करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे कंट्रोल ही अप्लाई करें, लेकिन डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं कि अगर ये कंट्रोल छोड़ दिया जाए, दूसरे कंट्रोल अप्लाई करें तो फिर वो कितना इफेक्टिव होंगे, अगर सारे कंट्रोल अप्लाई करें फिर कितने इफेक्टिव होंगे। ये डिफरेंट फिर स्ट्रैटेजीज वो देखी जाती हैं। फर्स्ट हम कंट्रोल स्ट्रैटेजी 1 में हम ये कह रहे हैं कि ये U1, U2 और U3 ये तीनों कंट्रोल स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं जी। U4 हम ज़ीरो कह देते हैं। और मेन एम इन द कंट्रोल दिस कंट्रोल स्ट्रैटेजी इज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ एक्सपोज्ड इन्फेक्शन विद डिले डायग्नोसिस एंड वायरस इन द एनवायरनमेंट। यानी मेन एम तो यही है कि ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं हमें ये रिड्यूस हो जाए इन कंट्रोल स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हुए। इन द नॉन ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम ट्रीटमेंट विद डिले डायग्नोसिस gamma 1 U2 is equal to 1 over 2.1 and the treatment with delayed diagnosis gamma 2 1 over 10 are captured as constant control। यानी कि U2 और U3 जो है उनकी वैल्यूज ये हम कांस्टेंट हमने ले लिए जी मॉडल में, वो कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पे पुट करके, यानी ये हम टाइम के साथ साथ वेरी नहीं करते कि यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कोई फिक्स रख के गैमा 1 ओवर 2.9 का मतलब क्या है, गैमा 1 इज इक्वल टू U2, यानी अब गैमा 1 अगर यहाँ पे देखें 2.2 में, तो गैमा 1 हमारा जी, गैमा 1 हम ले रहे हैं U2 को, और U2 जो गैमा 1 है वो ले रहे हैं 1 ओवर 2.9। 1 ओवर 2.9 का मतलब क्या है कि, या दूसरे लफ्ज़ों में यानी 1 ओवर गैमा 1, यानी कि हम तकरीबन 3 दिनों के अंदर अंदर डायग्नोसिस कर रहे हैं, अर्ली डायग्नोज कर रहे हैं, जिनका जल्दी जल्दी डायग्नोज कर रहे हैं कि इनके अंदर वायरस है कि नहीं। और दूसरा गैमा 2 का मतलब क्या है, 1 ओवर 2 और गैमा 2 U3 जो कांस्टेंट कंट्रोल ले रहे हैं 1 ओवर 10। 1 ओवर 10 का मतलब है 1 ओवर गैमा 2 इज इक्वल टू 10, यानी कि जो लेट से लेट डायग्नोज कर रहे हैं वो हम 10 दिन कह रहे हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं कर रहे। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करके उस प्रॉब्लम में तो हम ये सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब इन सॉल्यूशंस में आप देखें तो इन सॉल्यूशंस में जी फर्स्ट वाले सॉल्यूशंस में एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स हैं, 0.4 लिया हुआ है, फिर 0.6 लिया हुआ है और 0.8 लिया हुआ है। यानी अगर फाई हमारे पास 0.4 हो तो फिर एक्सपोज्ड का बिहेवियर कैसा होगा, कहाँ से कहाँ तक होंगे। फिर अगर 0.6 हो, अब फाई की क्या यहाँ पे फाई किस चीज़ को डेनोट कर रहा है, मॉडल में देखते हैं जी कि फाई अब देखें जी, फाई ओमेगा ई इंटू 1 माइनस फाई इंटू ओमेगा आई, यानी फाई वो हमारे पास रेट है जिससे हमारे पास जो एक्सपोज्ड है उनकी जो कुछ हमारे जो एक्सपोज्ड हैं जिनके अंदर वायरस चला गया है उनमें से उनका कुछ जो पोर्शन है वो अर्ली डायग्नोज हो जाते हैं और कुछ पोर्शन उनका जो है वो
लेट डायग्नोज होते हैं। तो फाई अगर 0.6 है, 0 पॉइंट, अब देखें फाई इधर है और 1-5 ये है, यानी कि अगर फाई 0.3 है तो 1-5 क्या है, 0.7। इसका मतलब है कि फाई का ओमेगा का 0.3 पोर्शन अर्ली डायग्नोज हो रहा है और 0.7 पोर्शन जो है वो लेट डायग्नोज हो रहा है। तो हम यानी कि हर सूरत में इसको न्यूमेरिकली चेक कर रहे हैं ग्राफिकली कि फाई की वैल्यू हम ले रहे हैं पहले 0.4। 0.4 का मतलब ये है कि तकरीबन उसमें से 50% से कम जो है वो अर्ली डायग्नोज हो रहे हैं। जब अर्ली डायग्नोज हो रहे हैं, 40% अर्ली डायग्नोज हो रहे हैं, तो उसमें फिर एक्सपोज्ड जो है, जब ये कंट्रोल अप्लाई करेंगे तो एक्सपोज्ड क्या होंगे, विदाउट कंट्रोल। पहला जो है ये ब्लू जो है वो विदाउट कंट्रोल है, अगर विदाउट कंट्रोल हो तो ये एक्सपोज बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे ये पीक पे जाके तो फिर ये डिक्रीज होंगे और आस्ता आस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, जीरो को अप्रोच करेंगे। लेकिन अगर 40% अर्ली डायग्नोज हम कर लेते हैं तो फिर उसमें क्या होगा, और ये जब कंट्रोल हम अप्लाई करते हैं, ये सारे ये जो अभी हमने बताया कि ये अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं और अर्ली डायग्नोज 3 दिन में यानी कर लेते हैं और लेट 10 दिन करते हैं, तो 40% तक अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं उसमें से। तो फिर क्या होगा कि ये रेड लाइन शो कर रही है कि एक्सपोज इतने रिड्यूस हो जाएंगे। और अगर 60% अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर हमारे पास ये लाइन आती है जी, आती है। इसी तरह अगर 80% 80% हो अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं तो हमारे पास फिर ये लाइन बनती है जी, रेड लाइन बनती है हमारे पास इसकी, यानी विदाउट कंट्रोल, विद कंट्रोल फिर ये इतने एक्सपोज्ड होंगे जी हमारे पास। अब देखें यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये है 2000, ये है 1000 और ये है 500। लॉजिकली भी ये ठीक बन रहा है, क्योंकि लॉजिकली भी यही है कि अगर अर्ली डायग्नोज हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रीटमेंट उनका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर बीमार एक्सपोज कंट्रोल हो सकते हैं। तो आप देखें कि इधर जो है वो ये 2000 दे रहा है, ये 1000 दे रहा है और ये 500 दे रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो जो अर्ली डायग्नोज होते जाएंगे तो एक्सपोज्ड कम होते जाएंगे। जितने परसेंटेज जितनी जितनी उसकी ज़्यादा हो जाएगी अर्ली डायग्नोज की, इतना ही वो जो एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स हैं वो कम होते जाएंगे विद एप्लीकेशन ऑफ दीज कंट्रोल। जो हमने कंट्रोल डिफाइन किए हैं कौन कौन से, कि जो अर्ली डायग्नोज है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम 3 दिनों में उसको डायग्नोज कर लेते हैं और लेट से लेट 10 दिनों में डायग्नोज कर लेते हैं और बाकी उसमें स्प्रे भी अप्लाई करते हैं, U3 नॉन ज़ीरो, सॉरी U4 कोई नहीं हमने अप्लाई किया, U3, ये तीनों अगर हम अप्लाई करते हैं और पर्सनल प्रोटेक्शन भी अप्लाई करते हैं तो फिर उससे जो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा, ये जो फिगर 3 शो कर रही है ये है जी। अब नीचे देखें जी, सोल्यूशन ट्रेजेक्टरी फॉर एक्सपोज्ड इंडिविजुअल विद वेरिंग पैरामीटर, द रेड लाइन रिप्रेजेंट द कंट्रोल पॉपुलेशन व्हाइल द ब्लू लाइन रिप्रेजेंट द अनकंट्रोल्ड एक्सपोज्ड पॉपुलेशन, वही जिस तरह मैंने बताया। और U4 इधर 0 ले रहे हैं, यानी U4 अभी स्प्रे का कंट्रोल नहीं अप्लाई कर रहे, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि ये कितने इनिशियली हमारे पास कितने थे तो फिर कितने इंक्रीज करेंगे, इस वो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर अर्ली डायग्नोज इतना हो तो फिर कितना हो जाएगा जी। इसी तरह फिगर 4 में देखें सॉल्यूशन ट्रेजेक्टरीज I2 के लिए, I2 क्या है, लेट डायग्नोज के लिए। आप लेट डायग्नोज के लिए ये कर्व है जी, आप देखें यहाँ पे ये 0 से 1000 है, 0 से 500 है, 0 से ये 200। इसमें भी देखें अगर 40% अर्ली डायग्नोज होते हैं तो ये कर्व हमारे पास बनती है, अगर 60% हमारे पास डायग्नोज होते हैं तो ये कंट्रोल की ये कर्व बनती है, और अगर 80% अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं तो वो ये फिर बनती है और आखिर में ये 0 को अप्रोच कर देते हैं। लेकिन विदाउट कंट्रोल जो डिले डायग्नोज के इंडिविजुअल्स हैं वो इस तरह पहले इंक्रीज होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे और फिर उसके बाद एक पीक पे पहुंच के तो ये डिक्रीज होंगे। ये ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रेटजी, सॉरी फिगर 4 ये 2 में होगा शायद, हाँ ये है जी। इस तरह फिगर
सो हाँ ठीक है, ये इसी में ही है जी। और फिगर 5 जो रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारे पास क्या है जी, वायरस इन द एनवायरनमेंट। जब ये कंट्रोल अप्लाई करते हैं तो आप देखें इनमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा विदाउट कंट्रोल और विद कंट्रोल। यानी ये जो ब्लू लाइन है ये विदाउट कंट्रोल है, और जो ये हमारे पास रेड लाइन है ये विद कंट्रोल है। लेकिन U2 और U3 यहाँ पे क्या है, वो नॉन ज़ीरो ही है। सिर्फ U1 हमने ज़ीरो कर दिया है तो ये ब्लू लाइन में, और U1 में नॉन ज़ीरो होगा तो ये रेड लाइन होगी। इसके लिए वायरस के लिए हम कह रहे हैं कि वायरस इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते जाएंगे दोनों सूरतों में। 5 अगर 40% अर्ली डायग्नोज हो जाए तो फिर ये होंगे विद कंट्रोल। और 14 अब विद कंट्रोल का मतलब ये है कि U2 और U3 तो लिया है हमने, और U4 यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, सिर्फ U1 यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्शन, ब्लू में पर्सनल प्रोटेक्शन नहीं ले रहे और रेड में हम पर्सनल प्रोटेक्शन ले रहे हैं। प्लस उसके साथ U2 और U3 ये ले रहे हैं, और 5 हम कह रहे हैं कि 40% अर्ली डायग्नोज हो रहे हैं। यानी 40% हम जो है वो अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स को। इधर 60% को अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं, और इधर हम फिर 40% लिखा हुआ है, हम उसको अर्ली डायग्नोज, यहाँ पे 80% होगा शायद कि 80% अगर डायग्नोज हो जाए तो फिर ये वायरस जो है वो इतने रह जाएंगे हमारे पास एनवायरनमेंट में। अब सेकंड कंट्रोल स्ट्रेटजी है जी, दिस स्ट्रेटजी डील्स विद ट्रीटमेंट कंट्रोल विद अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कंट्रोल विद डिले डायग्नोसिस टू मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शनल। तो ये जो सेकंड कंट्रोल स्ट्रेटजी है इसमें हम दो ही कंट्रोल स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं कि अर्ली डायग्नोज अगर करें और डिले डायग्नोज करें तो फिर क्या होगा जी। और मेन एम इज द कंट्रोल स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ एक्सपोज्ड इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स इन्फेक्शंस विद डिले डायग्नोसिस वायरस इन द एनवायरनमेंट। वो तीनों हम उनका बिहेवियर आप चेक करेंगे। नॉन ऑप्टिमल कंट्रोल मॉडल, ट्रीटमेंट विद अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट विद डिले डायग्नोसिस आर कैप्चर्ड एज कांस्टेंट कंट्रोल के ये दोनों हम कांस्टेंट कंट्रोल अगर अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखें इसमें भी फिर क्या है जी कि U1 हमने लिया है ज़ीरो पहले में, और U2 और U3 लिया है कांस्टेंट, और फिर जब U1 हम नॉन ज़ीरो लेंगे। अब इधर और पहले वाले में क्या डिफरेंस है जी, पहले वाले में और इस स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है। पहले वाले में अगर आप देखें तो हमने कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की है, पर्सनल प्रोटेक्शन भी साथ अप्लाई किया था, और U2 और U3 भी अप्लाई किया था, वो कॉन्स्टेंटली अप्लाई किया था कि इतने इतने दिन होने चाहिए। वो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं करेगा, बल्कि एक फिक्स कर दिया था कि ये जो ऑन एवरेज है वो इतना उसका ड्यूरेशन होगा, इतने दिन तक वो ज़रूर हो जाएंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि पर्सनल प्रोटेक्शन को ज़ीरो कर रहे हैं, कि पर्सनल प्रोटेक्शन बेशक हम छोड़ दें तो सिर्फ ये डायग्नोज पे अगर हम फोकस करें कि अर्ली डायग्नोज कर लें और फिर लेट डायग्नोज कर लें। ये अर्ली डायग्नोज ज़्यादा से ज़्यादा यानी 3 दिन हो, और लेट से लेट वो 10 दिन हो, और अगर 40% जो है वो अर्ली डायग्नोज कर लिए जाएं तो फिर ये हमारे पास कर्व बनती है। और अगर 50% अर्ली डायग्नोज कर लिए जाए तो फिर ये हमारे पास कर्व बनती है जी। और इसी तरह अगर 80% अर्ली डायग्नोज कर लिए जाए तो फिर उसके बाद ये हमारे पास कर्व बनती है। यानी 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस परसेंटेज को, यानी जितने भी एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स हैं उसमें से जितने परसेंट हम अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं उनकी एफिकेसी ये 5 बता रहा है कि अगर 40% हम अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं एक्सपोज्ड इंडिविजुअल में से तो फिर ये कर्व बनेगी विद कंट्रोल, और विदाउट कंट्रोल ये होगी यानी कि अगर हम डायग्नोज करते ही नहीं है ना अर्ली ना इंडिविजुअल, यानी U2 को भी, U2 और U3 कोई हम लेते हैं, कोई नॉन ज़ीरो ले लेते हैं, सॉरी उनको ज़ीरो ले लेते हैं, बल्कि ज़ीरो ले लेते हैं हम। यहाँ पे नहीं, थोड़ी सी यहाँ पे जो गलती ले रहे हैं, हाँ ठीक है,
यहाँ पे नहीं, थोड़ी सी ये गलत है कि यू जो ब्लू लाइन है उसमें U2 और U3 फिक्स कर लेते हैं कि 3 दिन अर्ली डायग्नोज हम 3 दिन में कर रहे हैं और जो डिले डायग्नोज है वो 10 दिन में कर रहे हैं। लेकिन जो U2 है वो हम वेरी कर रहे हैं टाइम के साथ साथ उसको, यानी उसमें चेंजिंग ला रहे हैं। तो उसके लिए U2 क्या है कि अगर हम फिक्स ले लेते हैं, यानी कि अर्ली डायग्नोज हम कहते हैं ऑन एवरेज 3 दिन में हम अर्ली डायग्नोज कर रहे हैं और लेट से लेट 10 दिन में कर रहे हैं, तो फिर ये ब्लू कर्व बनेगी। और 40% को अगर हम अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं फिर ये ब्लू कर्व बनेगी। और यानी कि ये है दिनों का, यानी U2 और U3 दिनों को बता रहे हैं, 1/U3 और 1/U2 और 1/U3 दिनों को बता रहे हैं कि कितने दिनों तक हम डायग्नोज कर सकते हैं। और फाई हमें परसेंटेज बता रहा है एक्सपोज की कि कितनी परसेंट तक हम उसको कितने परसेंट लोग जो हैं वो डायग्नोज कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो ब्लू लाइन है वो हमने फिक्स दिन रखे हुए हैं कि 3 दिन में अर्ली डायग्नोज कर रहे हैं, 3 दिन में डायग्नोज कर रहे हैं एक बंदे को जो है जिसके अंदर वायरस गया है, और लेट जो है वो 10 दिन के बाद डायग्नोज कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें चेंजिंग लाते हैं, यानी कि और ज़्यादा कर लेते हैं इसको, जल्दी कर लेते हैं, तो फिर वो कंट्रोल अप्लाई करके तो ये रेड लाइन बनेगी। फिर इस तरह यानी एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स कम हो जाएंगे। इसी तरह ये है 50% अगर हम अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं उसमें से, तो फिर ये हमारे पास कर्व आएगी। और इसी तरह 80% अगर अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर ये कर्व आएगी हमारे पास। कंट्रोल स्ट्रेटजी 2 इसी तरह ये I2 है, उनकी ये कर्व है कि अगर 40% कर लेते हैं तो ये है जी, और 50% कर लेते हैं तो ये कर्व आएगी दोनों, और 80% कर लेते हैं फिर ये कर्व आएगी। यानी ब्लू कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि हम अर्ली डायग्नोज कर रहे हैं 3 दिन में और लेट डायग्नोज कर रहे हैं 10 दिन में, और 40% जो बंदे हैं एक्सपोज उनको जब अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं फिर ये ब्लू कर्व आएगी। लेकिन जो रेड कर्व क्या है कि हम जो डायग्नोजिंग का प्रोसेस है वो ज़रा तेज़ कर देते हैं, यानी ड्यूरेशन उनका और कम कर देते हैं, जल्दी से जल्दी डायग्नोज कर देते हैं। तो फिर उसमें जो हमारे पास होगा वो जो इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स आएंगे जो लेट डायग्नोज वाले हैं वो इस तरह डिक्रीज हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़ीरो को अप्रोच कर जाएंगे। और थर्ड इसकी है कि वो जब ये कंट्रोल स्ट्रेटजी U2 और U3 अप्लाई करते हैं, U1 भी 0 रखते हैं और U4 भी 0 रखते हैं, तो फिर हमारे पास जो और फाई की वैल्यू जब ये रखते हैं तो हमारे पास वायरस की ये आएगी तादाद। इसी तरह 0.6 होगा तो ये आएगी, और 0.8 होगा तो ये कर्व आएगी हमारे पास। आगे है जी कंट्रोल स्ट्रेटजी 3। अब जो थर्ड कंट्रोल है वो स्ट्रेटजी है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम चारों कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन भी अप्लाई कर रहे हैं, फिर अर्ली डायग्नोसिस भी अप्लाई कर रहे हैं, फिर जो जो डिले है जिनमें उनका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद स्प्रे भी कर रहे हैं इसमें। In this strategy, all the four time-dependent control functions proposed in this strategy are incorporated into optimal control model problem to minimize the objective function. In the non-optimal control model, treatment with early diagnosis and treatment with delayed diagnosis are captured at constant control. यानी वो नॉन ऑप्टिमल कंट्रोल में हम इसको U2 और U3 को कांस्टेंट रखते हैं और ऑप्टिमल कंट्रोल में इसको टाइम डिपेंडेंट कर लेते हैं। तो फिर उसमें ये देखते हैं कि उनमें अगर 40% अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं और चारों ये कंट्रोल अप्लाई कर रहे होते हैं, तो फिर चारों कंट्रोल अप्लाई करने का मतलब यही है कि उसमें ड्यूरेशन उसका वेरी करवा देते हैं उसका। तो 40% तक पॉपुलेशन अगर अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर एक्सपोज्ड की ये तादाद आएगी। 50% 60% तक होगा तो ये आएगी, 80% तक होगा तो ये आएगी जी उसकी तादाद, जब चारों कंट्रोल अप्लाई करेंगे। आगे है जी सिमुलेशन रिजल्ट फॉर ऑल 3 ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रेटजी। In this subsection, solution trajectories for the number of exposed infections with delayed diagnosis and virus in the environment for all the 3 control strategies are numerically
numerically compared with that of non-control model. Our numerical results suggest that if people can adhere to effective personal protection, such as the use of hand sanitizer, washing of hands regularly, social distancing, there will less infections in the population. From our results, we can further argue that effective spraying of the environment and early diagnosis of infected or infectious individual and treatment can help reduce of the number of COVID-19 infections significantly. अब यहाँ पे ये देखें जी, इसी तरह ये हमारे पास जो फिगर 10 है, सारे जब कंट्रोल हम अप्लाई करते हैं और अगर कंट्रोल नहीं अप्लाई करते, ये हमारे पास ये कंट्रोल स्ट्रेटजी थर्ड के लिए होगा कि जब हम कंट्रोल अप्लाई करते हैं, सारे कंट्रोल अप्लाई करते हैं, फिर ये वैल्यू आती है उसकी इन्फेक्शस की आइटो की। अगर हम कंट्रोल पहला और चौथा अप्लाई नहीं करते, वायरस यानी कि स्प्रे नहीं करते और पर्सनल प्रोटेक्शन नहीं करते और डायग्नोज का भी फिक्स एक दिन हमारे पास ऑन एवरेज कोई फिक्स आता है, तो फिर हमारे पास ये ब्लू लाइन आएगी कि पीक पे चले जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होंगे। तो इसी तरह यहाँ पे वायरस का है, जब हम चारों स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं तो विदाउट कंट्रोल ये ब्लू लाइन होगी, यानी कि U2 और U3 तो कांस्टेंट ही रखेंगे, लेकिन U1 और U4 अगर ज़ीरो रखते हैं तो ये ब्लू लाइन होगी। और अगर U1 और U4 स्ट्रेटजीज भी अप्लाई कर देते हैं तो फिर हमारे पास ये वायरस आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएंगे और इस तरह फिर ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएंगे। और 5 उसी तरह परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिगर 11 भी, फिगर 11 ये एक्सपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। अब ये डिफरेंट यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रेटजीज दी गई हैं, यहाँ से देखा जा सकता है जी कि ये कंट्रोल स्ट्रेटजी हमारे पास ये डिफरेंट वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहाँ पे भी ज़ीरो लिखा होता है इसका मतलब ये है कि वो कंट्रोल हम नहीं अप्लाई कर रहे, और जिसके साथ नॉन ज़ीरो लिखा होता है इसका मतलब ये है कि वो कंट्रोल हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर। तो ये डिफरेंट कलर्स की लाइंस हैं दे रहे हैं जी, वो आउटपुट रिजल्ट्स दे रहे हैं कि किस किस तरह डिक्रीज हो रही है। रेड लाइन भी इधर ही है कहीं ना, इसमें जो ग्रीन लाइन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। आप ग्रीन लाइन में अगर देखें तो U1 ज़ीरो, U2 नॉन ज़ीरो, U3 नॉन ज़ीरो, U4 ज़ीरो, यानी इसमें U1 और U4 कंट्रोल हम नहीं अप्लाई कर रहे, ना पर्सनल प्रोटेक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं और ना स्प्रेइंग अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, अर्ली और डिले के जो है वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फिर ये हमारे पास आएगी। और आगे जो है हमारे पास ये U2 और U3, ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है कि उनको फिक्स डायग्नोज कर रहे हैं। ऑन एवरेज 3 दिनों के बाद डायग्नोज हो रहा है और 10 दिनों के बाद डायग्नोज हो रहा है, और U1 और U4 हम नहीं अप्लाई कर रहे, तो फिर ये कर्व हमारे पास आ रही है विदाउट कंट्रोल। आगे कंक्लूजन है जी, इन दिस आर्टिकल वी प्रेजेंटेड कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू द ट्रांसमिशन डायनामिक्स ऑफ COVID-19, द कंट्रोल सेट इंक्लूडिंग पर्सनल प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट व्हेन इंडिविजुअल्स आर अर्ली डायग्नोज, ट्रीटमेंट व्हेन इंडिविजुअल्स आर डिले डायग्नोज, इफेक्टिव स्प्रेइंग ऑफ द एनवायरनमेंट एंड क्लीनिंग पॉसिबल इन्फेक्टेड सर्फेसेज कैन हेल्प रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द वायरस, यानी इसको वायरस को डिक्रीज करने में ये हेल्प कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सिमुलेशन रिवील दैट ऑप्टिमल कंट्रोल strategies can yield significant reduction of the number of COVID-19 exposed and infectious or infected individuals in the population. ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन उसमें आती है जी। बाय इंस्टीट्यूटिंग कंट्रोल स्ट्रेटजीज वी रियलाइज दैट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द वायरस टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिस्टम इज सिग्निफिकेंटली reduced as compared to when there is no strategy, यानी कि जो नंबर ऑफ डेज हैं वो बड़ा मैटर कर रहे हैं कि जब हम कंट्रोल स्ट्रेटजीज हम अप्लाई नहीं करते। तो आप देखें, अब यहाँ पे देखें जो फिगर 11 है इसमें आप देखें जब कंट्रोल स्ट्रेटजी हम अप्लाई नहीं करते तो अर्ली डायग्नोज करते हैं तो वायरस के रिमूवल के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये जो कम होंगे वो इतने डेज के बाद कम होंगे। लेकिन अगर हम कंट्रोल स्ट्रेटजी अप्लाई कर देते हैं तो ये देखें ये पहले 8-9 दिनों में ही ये जो वायरस हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ज़ीरो को अप्रोच कर जाएंगे या बहुत थोड़ी उनकी तादाद रह जाएगी।
The numerical illustration also shows that by increasing phi, that is improving the diagnostic resources, and increasing gamma 2, that is improving the diagnostic efficiency, we can control significantly the number of new confirmed cases. यानी ये भी हम शो कर रहे हैं, आप देखें जहाँ पे फिक्स हमने रखा हुआ है गैमा 2 को कि 10 दिन हम उसको डायग्नोज लेट से लेट 10 दिन करेंगे डायग्नोज, तो उसमें हमारे पास जो इंडिविजुअल एक्सपोज वो भी बढ़ रहे हैं, I2 भी बढ़ रहे हैं जो इन्फेक्शस है और डिले किया डायग्नोजिंग में, और वायरस भी। लेकिन जब हम इसको कम करते हैं, इस ड्यूरेशन को कम करते हैं, तो फिर उसमें जो है वो I2 हमारे पास भी डिक्रीज हो रहे हैं और E2 भी, ई एक्सपोज्ड भी डिक्रीज हो गए हैं। ये सारे हम फिगर्स में देख सकते हैं। और 5 एफिशिएंसी जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसमें भी उनकी तादाद जो है वो डिक्रीज हो जाती है। From all the three control strategies considered in this study, we realized that the third strategy, which captures all the 4 time dependent control functions, yields better results. अब ये जो जितनी भी कंट्रोल स्ट्रेटजीज हम अप्लाई की है, ग्राफिकली हम देख सकते हैं। अब ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे? ग्राफिकली यही देख सकते हैं कि आप देखें, हम अंदाज़ा लगाएंगे कि सपोज ये एक्सपोज है, तो पहली कंट्रोल स्ट्रेटजी के ग्राफ देखेंगे कि ये पीक पे कहाँ तक पहुँच रहे हैं और फिर कब ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं एक्सपोज या 5 ये हो। फिर उसके बाद दूसरी कंट्रोल स्ट्रेटजी के ये तीनों 5 0.6 के ग्राफ इकट्ठे करके फिर देखेंगे कि ये कब ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं, किस स्ट्रेटजी में ये जल्दी ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह 5 जब 0.8 हो, फिर ये तीनों ग्राफ इकट्ठे करेंगे तीनों स्ट्रेटजीज के, और फिर उनमें देखेंगे कि किस स्ट्रेटजी में ये जल्दी ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। तो जिसमें ये स्ट्रेटजी में ये ज़ीरो को जल्दी अप्रोच कर जाएंगे, इसका मतलब ये है कि वो मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है।